लंच दीवान पुरुषोत्तम दास की तरफ से उसके क्लब में था। लंच के बाद मनोहर और उसका मेजबान डाइनिंग हॉल से निकले और लाउंज में जा बैठे। दोनों ने लंबे लंबे सिगार सुलगा लिए और बड़े इत्मीनान से कश लगाने लगे। मनोहर लाल उस वक्त भी फुल कर्नल की यूनिफॉर्म में था। क्लब में मौजूद अन्य मेंबर और वहां के वेटर वगैरह उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व का पर्याप्त रौब खा चुके थे। आज के पेपर में प्रोविजन स्टोर वाला केस पढ़ा दीवान साहब? मनोहर बड़े सहज भाव से बोला। पढ़ा? क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में से तो लड़की जो कह रही है सच कह रही है। वो आदमी, क्या नाम था उसका? जगतपाल। हाँ, जगतपाल। वो तो सूरत से ही कोई चोर उचक्का मालूम होता है। अगर वो ऐसा आदमी है तो उसने लड़की को इज्जत हतक के दावे की धमकी क्यों दी? पुलिस का ध्यान अपनी ओर से बटाने के लिए और अपने आप को शरीफ और इज्जतदार आदमी साबित करने के लिए। हम्म। वैसे उस लड़की पर खफा होना जायज भी है। अगर वो कोई पेशेवर अपराधी है तो उसका पुलिस के फेर में आ जाना उसके पेशे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और उस लड़की के चौकन्नेपन की वजह से वो पुलिस के फेर में आया है। लेकिन जगतपाल जराइम पेशा आदमी है भी, तो इस बार तो उसके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है। उसके खिलाफ केस की तो तभी टांग टूट गई थी जब राज नारायण ने यह कह दिया था कि उसकी शॉप नहीं लुटी थी। जगतपाल ने उसकी शॉप में कदम तक नहीं रखा था। कर्नल साहब, केस नहीं बनता। आप एक बार ये मानकर चलिए कि दोनों बदमाश हैं। दोनों कौन? एक जगतपाल और दूसरा राजनारायण। आप एक बार ये मानकर चलिए कि वो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और फिर कहिए कि केस बनता है या नहीं। लेकिन दीवान साहब, एक बात आप भूल गए मालूम होते हैं कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता हूं। मैं उड़ते पंछी के पर पहचानने का तजुर्बा रखता हूं। क्या मैं किसी गुंडे बदमाश को उसकी सूरत देखकर नहीं पहचान सकता? लेकिन राजनारायण एक ज्वेलर है जो ज्वेल शॉप अपने गैर कानूनी धंधों को कवर करने के लिए चलाता है। दीवान साहब, उसका अपनी शॉप से माल लुटा होने का इनकार करना अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो एक फैंस है जो चोरी का माल खरीदता और बेचता है। उसका जो माल लुटा है वो जरूर चोरी का रहा होगा, इसलिए वो इस बात से मुकर गया कि उसका माल लुटा है। फिर आप तो इस शहर के रहने वाले हैं, जरा खुद ही सोचिए। एजरा स्ट्रीट ज्वेल शॉप चलाने लायक इलाका है? ज्वेलरी जैसा कीमती आइटम खरीदने वाला ग्राहक क्या एजरा स्ट्रीट में ही आएगा? आपकी बात में दम है कर्नल साहब। राजनारायण खुद ही नहीं चाहता होगा कि उसकी शॉप पर ग्राहकों की भीड़ लगे, इसलिए उसने अपनी शॉप एजरा स्ट्रीट में खोली है, ताकि वह इत्मीनान से चोरी के हीरे जवाहरातों को काट कर नई सूरत दे सके और सोने को पिघलाकर जेवरात का हुलिया बदल सके। इस आदमी जगतपाल को जरूर मालूम होगा कि राजनारायण का असली धंधा क्या था। शायद उसने कभी खुद भी चोरी का माल राजनारायण को बेचा हो। वो जानता होगा कि माल लुट जाने पर राजनारायण शिकायत नहीं कर सकता था, और अपनी जात बिरादरी के लोगों की वजह से ही उसे इनसाइड इंफॉर्मेशन थी कि उसके पास हीरे जवाहरात का कोई बड़ा स्टॉक आया था। आप कैसे कह सकते हैं कि लुटने वाला माल हीरे जवाहरात ही थे? क्योंकि लड़की ने जगतपाल के हाथ में रिवॉल्वर के अलावा और कुछ नहीं देखा था। अगर जगतपाल ने कोई गहने वगैरह लूटे होते तो उसके हाथ में कोई बैग, ब्रीफकेस, झोला वगैरह जरूर होता, और वो लड़की को जरूर दिखाई दिया होता। हीरे जवाहरात बहुत कम जगह घेरते हैं और बहुत ढेर सारे बहुत छोटी सी पोटली में समा सकते हैं। आई सी। आगे? आगे क्या? क्या अभी तक सारा माजरा दिन की तरह आपके सामने स्पष्ट नहीं हो गया?
लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था उस वक्त उसके पास से न तो रिवॉल्वर बरामद हुई थी और ना ही कोई हीरे जवाहरात। ऐसा क्यों कर हुआ? वो कोई बड़ी बात नहीं। मनोहर आगे को झुककर तनिक धीमे स्वर में बोला, देखिए, एंड डकैती के समय एजरा स्ट्रीट में पुलिस की गाड़ी प्रकट हो जाने की वजह से उसके मन में यह दहशत तो बैठ गई थी कि पुलिस उसी को पकड़ने आ रही है। इसलिए वहां से भागने के स्थान पर वो लड़की के प्रोविजन स्टोर में घुस गया था। मेरा ख्याल है कि लड़की जिस वक्त पुलिस को टेलीफोन करने में मशगूल थी उस वक्त जगत पाल ने रिवॉल्वर और हीरे दोनों चीजें वहीं स्टोर में ही कहीं छुपा दी होंगी और लड़की को पता नहीं लगा होगा। जी हाँ, टेलीफोन जरूर स्टोर के या तो किसी दूर दराज कोने में होगा या किसी अगल बगल के कमरे में होगा। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ये तो सीधी सी बात है। लड़की ने जगतपाल के बारे में पुलिस को फोन जगतपाल के सामने तो किया नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो इस बात की उसको खबर लगती। फिर क्या वो फोन हो चुकने के बाद भी वहां टिका रहता? लड़की का फोन करने और पुलिस के वहां पहुंचने के वक्फे में भी उसका वहीं मौजूद होना यही साबित करता है कि उसको फोन की खबर नहीं हुई थी। ऐसा तभी हो सकता है जब फोन किसी अगल बगल के कमरे में या स्टोर के किसी दूर दराज के कोने में लगा हुआ हो। यू आर राइट। अब मेरी धारणा यह है कि जिस वक्त लड़की पुलिस को फोन करने में मशगूल थी उसी वक्त जगतपाल ने हीरों को और अपनी रिवॉल्वर को स्टोर में ही किसी ऐसी जगह पर छुपा दिया था जहां से वो दोनों चीजें पुलिस का बखेड़ा खत्म होने के बाद दोबारा वापस हासिल कर सकता था। लेकिन वो तो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। एग्जैक्टली exactly। इसी वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि हीरे और रिवॉल्वर अभी भी स्टोर में कहीं हैं। लेकिन कहाँ? इस बार वकील के स्वर में अनायास ही उत्तेजना का समावेश हो गया था। स्टोर में डिब्बाबंद वस्तुओं की भरमार है, मनोहर लापरवाही से बोला। किसी भी डिब्बे में हीरे छुपाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे डिब्बे सील बंद होते हैं। सील क्या खोली नहीं जा सकती? लेकिन जरा अखबार मंगवाओ। वकील ने एक वेटर को बुलाया और उसे उस रोज के अखबार लाने का आदेश दिया। वेटर डेली एक्सप्रेस की एक प्रति ले आया। मनोहर ने अखबार को वहां से खोला जहां प्रोविजन स्टोर में खिंची गिरिजा और जगतपाल की तस्वीर छपी थी। वो कई क्षण तस्वीर को बड़ी गौर से देखने का अभिनय करता रहा, फिर वकील की तरफ झुकता हुआ बोला, दीवान साहब, इस दीवार की पृष्ठभूमि में जो डिब्बों का पिरामिड दिखाई दे रहा है, जरा इसे मुलाजा फरमाइए। वकील ने जेब से अपना निगाह का चश्मा निकाला और नाक पर चढ़ाकर तस्वीर देखने लगा। सबसे पहले तो यही देखिए, मनोहर बोला, कि इन डिब्बों के पास ही कैन ओपनर पड़ा है। देख रहा हूं, वकील बोला। अब डिब्बों के पिरामिड पर गौर फरमाइए। तमाम डिब्बों में मटर का केवल एक ही डिब्बा है जिसके लेबल का रुख सामने की तरफ नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या मुझे खाका खींचकर समझाना पड़ेगा वकील साहब? प्रोविजन स्टोर वाले ऐसा पिरामिड बनाते हमें वक्त हम प्रोडक्ट को स्पेशल डिस्प्ले देने के लिए बनाते हैं और इसलिए इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि प्रोडक्ट के लेबल का रुख सामने की तरफ हो। अब जबकि सारे डिब्बों के लेबलों का रुख सामने की तरफ है तो पिरामिड का ये वाहिद डब्बा ऐसा क्यों है जिसका रुख घुमा हुआ है? क्या इसका ये मतलब नहीं है कि इसे किसी और ने हैंडल किया है और इतनी हड़बड़ी में हैंडल किया है कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसे वापस रखते समय और डिब्बों की तरह उस डिब्बे के लेबल का मुंह सामने की तरफ नहीं रहा था? वकील साहब, डिब्बों के इस पिरामिड में यह डिब्बा आपको काला चोर नहीं मालूम हो रहा? वकील ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एकाएक जो एक नई चमक पैदा हो गई थी वो मनोहर से छुपी न रही। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया।
मछली चारा निगल गई थी। और मनोहर ने तपते लोहे पर चोट की। जमीन पर पड़े इन आटे चावल वगैरह के बोरों को देखिए। क्या इनमें से किसी में वक्ती तौर पर रिवॉल्वर नहीं छुपाई जा सकती? छुपाई तो जा सकती है, लेकिन वकील बोला, वो वहां छुपी तो नहीं रह सकती। क्यों नहीं छुपी रह सकती? आपकी जानकारी के लिए अखबार में ही छपा है कि लड़की वो स्टोर बेचना चाहती है। इससे साफ जाहिर होता है कि वहां दुकानदारी कोई खास चल नहीं रही। ऐसे माहौल में 1 या 2 दिन तो रिवॉल्वर या हीरे अपने अपने गुप्त स्थानों पर बखूबी छुपे पड़े रह सकते हैं। उस दौरान जगतपाल अपने छूटने की उम्मीद ही कर रहा हो। देख लेना, वो वहां जाता ही होगा। अगर आज उसको पुलिस ने न छोड़ा तो जरूर जरूर उसका कोई सहयोगी वहां पहुंच जाएगा और किसी न किसी बहाने से वो दोनों चीजें अपने अधिकार में कर लेगा। कर्नल साहब, एकाएक वकील बड़े उतावले स्वर में बोला, मुझे एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे रुखसत लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं खुद अपने होटल में जाने की सोच रहा था। वकील उठ खड़ा हुआ। दीवान साहब, मनोहर बोला, इस लड़के का केस अगर आपके हाथों में आ जाए तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि केस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वो तो है, लेकिन मैं तो उस लड़की के पास नहीं जा सकता ना। यूं क्लाइंट हासिल करना एक गलत काम होगा। ये बात पेशे की ईमानदारी के खिलाफ होगी। अरे, आप ये सोचकर स्टोर में क्यों जाते हैं कि आप क्लाइंट हासिल करने जा रहे हैं? आप एक ग्राहक के तौर पर स्टोर में जाइए, लेकिन जाइए अपना वकीलों वाला कोट पहनकर। क्या पता लड़की खुद ही आपसे इस मुकदमे की कोई बात करे। अगर उस पर मानहानि का मुकदमा हुआ तो वकील की जरूरत तो आखिर उसे होगी ही। मैं सोचूंगा इस बारे में। फिलहाल तो मैं किसी और ही निहायत जरूरी काम से जा रहा हूं। चौक से जाइए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे कि मैं? अजी नहीं, कतई नहीं। वकील उससे हाथ मिलाकर वहां से विदा हो गया। वो बहुत जब्त करके वहां से चल कर गया। मनोहर को पूरा भरोसा था कि अगर वो वहां ना होता तो वृद्ध वकील दौड़ता हुआ टैक्सी स्टैंड पर पहुंचता। वहीं से मनोहर ने रिवरव्यू होटल में शबनम को फोन किया। मिसेस पूर्णिमा सरीन अपने कमरे में ही थी। उसके लाइन पर आते ही वो धीरे से बोला, हमारा बकरा अभी अभी किसी जरूरी काम का बहाना करके यहां से गया है, लेकिन उसका जरूरी काम यही है कि उसने गोली की तरह सीधा एजरा स्ट्रीट पहुंचना है। वेरी गुड, शबनम की आवाज आई। अब तुम्हारी बारी है। मैं भी चली। मैं तो तैयार बैठी तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रही थी। वो गोली की तरह गई है तो मैं गोले की तरह जाती हूँ। सॉरी, वो गोली की तरह गया है तो मैं गोले की तरह जाती हूँ। काम होशियारी से करना। तुम चिंता मत करो डैडी। गुड गर्ल। मनोहर ने धीरे से रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। विकास वापस प्रीतम सिंह के ऑफिस में पहुंचा। उसने प्रीतम सिंह को 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए होने की रसीद दिखाई और खाता खुलवाने में उसके सहयोग के लिए उसका फिर से धन्यवाद किया। फिर उसने प्रीतम सिंह के साथ ही लंच किया, जिसका बिल उसने खुद अदा किया। ये विकास की वाकपटुता का ही कमाल था कि शाम तक प्रीतम सिंह विकास के साथ यूं पेश आ रहा था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। उसने रात के खाने पर विकास को अपने घर पर आमंत्रित किया, लेकिन विकास ने बड़ी नम्रता से बात को टाल दिया। उसने वादा किया कि नगर में घर बार बसा चुकने के बाद वो उसके डिनर के निमंत्रण को जरूर स्वीकार करेगा। फिर शाम तक प्रीतम सिंह ने उसे 4 कॉटेज दिखाए, लेकिन विकास ने सब में कोई न कोई नुक्स निकालकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। प्रीतम सिंह की फीस के तौर पर उसे 100 रुपए उसने और दिए, जो कि विकास को बहुत जबरदस्ती उसकी जेब में ठूंसने पड़े। आखिर प्रीतम सिंह भी विकास के हक में अदालत में गवाह बनने वाला था। 200 रुपए का वो खर्चा 50,000 रुपए की कमाई में आने वाला था।
6 बजे के करीब वो होटल वापस लौटा। योगिता उस वक्त भी ड्यूटी पर थी, जिससे साबित होता था कि वो शाम को खाली होती थी। शाम को वो खुद भी खाली था। उसने मन ही मन फैसला किया कि अगर योगिता का साथ बन जाता तो उस अजनबी शहर में डिनर का आनंद आ जाता। उसने कोशिश करने का फैसला लिया। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी 2 टैक्सियां बाहर आकर रुकी और उनमें से 6-7 स्त्री पुरुष निकलकर रिसेप्शन पर पहुंच गए। काउंटर पर जमघट लग गया। योगिता एकाएक बेहद व्यस्त हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। और 10 मिनट बाद वो फारिग हो जाने वाली थी। वो उसे अपने कमरे से फोन करके भी उससे बात कर सकता था। 6:05 पर उसने अपने कमरे का फोन उठाया और ऑपरेटर से रिसेप्शन पर बात कराने के लिए कहा। कुछ क्षण बाद उसके कानों में एक पुरुष स्वर पड़ा। रिसेप्शन प्लीज। मैं रूम नंबर 312 से विकास गुप्ता बोल रहा हूं। विकास बोला। यस सर। जरा योगिता से बात कराइए। वो तो चली गई सर। चली गई? कहाँ चली गई? घर चली गई सर। लेकिन अभी तो मैंने उसे रिसेप्शन पर देखा था। वो अभी अभी घर गई है सर। उसकी ड्यूटी 6 बजे खत्म हो जाती है। मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूं? नो, नेवर माइंड। विकास ने रिसीवर धीरे से क्रेडल पर रख दिया। न जाने क्यों एकाएक उसका दिल भारी में मायूसी से भर गया। लड़की से फोन पर बात हो भी जाती तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो उसका डिनर का निमंत्रण स्वीकार कर लेती। लेकिन फिर भी उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसका कोई भारी नुकसान हो गया हो। फिर उसे शबनम का ख्याल आया। उसने टेलीफोन की तरफ दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और हाथ वापस खींच लिया। मेल ट्रेन निकल जाने के बाद अब पैसेंजर ट्रेन से समझौता करने का कोई फायदा नहीं था। आज डिनर तन्हा ही होने वाला था। अगला दृश्य। शाम को मनोहर लाल अपने होटल के कमरे में अकेला बैठा था और अपना अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक पड़ी। दरवाजा खुला है, पता नहीं ऊंचे स्वर में बोला। दरवाजे को किसी ने बाहर से धक्का दिया। गिरिजा ने भीतर कदम रखा। मनोहर उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा गिरिजा 1000 वाट के बल्ब की तरह दमक रही थी। मनोहर ने चैन की गहरी सांस ली। लड़की की सूरत ही बता रही थी कि बकरा जिबा हो गया था। आओ, मनोहर लाल स्वागतपूर्ण स्वर में बोला। आओ। कर्नल साहब, वो उल्लासपूर्ण स्वर में बोली। उसकी खुशी उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा, मनोहर बोला। मैं आपके 10,000 रुपये साथ लाई हूं। और वो अपना हैंडबैग खोलने लगी। अरे पहले बैठो तो सही। वो एक सोफा चेयर पर बैठ गई। मनोहर उसके सामने बैठ गया। गिरजा ने अपने हैंडबैग में से 100-100 के नोटों की एक गड्डी निकाली और उन्हें मनोहर के सामने मेज पर रख दिया। वादे के मुताबिक ये रहे 10,000 रुपये, वो बोली। और साथ में 10,000 धन्यवाद। अरे पहले पूरी बात तो बताओ कि हुआ क्या था। वही हुआ था जो होना था। वकील साहब मेरे प्रोविजन स्टोर पर पधारे थे। आते ही मुझ पर स्नेह की बाल्टियां उड़ेलने लगे। बोले कि वो मेरे पिता के दोस्त थे और अखबार में मेरा जिक्र पढ़कर इस ख्याल से वहां आए कि शायद वो मेरे किसी काम आ सके। फिर उन्होंने बेशुमार तरीकों से मुझे स्टोर से कहीं भेजने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके पास से न टली। उस दौरान टेलीफोन की घंटी भी बजी, लेकिन मैं उसे सुनने न गई। मैंने कह दिया कि पिछले 1 घंटे से कोई रॉन्ग नंबर बजा रहा है, इसलिए टेलीफोन उठाने का कोई फायदा नहीं था। मजेदार बात यह थी कि वकील साहब सोहना मटर के डिब्बों के पिरामिड वाले काउंटर के पास से टल ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसा कि आपने कहा था, मैंने भी उन्हें अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। बेचारे बहुत झंझलाए, बहुत तिलमिलाए।
और अभी वो मुझे अपने पास से टालने की कोई नई तरकीब सोच ही रहे थे कि स्टोर में एक ग्राहक आ गया। वो ठिठकी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। फिर? मनोहर ने पूछा। वो ग्राहक एक बड़ी खूबसूरत औरत थी और डिब्बा बंद सोना मटर खरीदने वहां आई थी। उसने मुझे कहा कि स्टोर में सोना मटर के जितने डिब्बे पड़े थे वो मैं सब उसे दे दूं। उसके ये कहने की देर थी कि कमाल हो गया। क्या हुआ? वकील साहब मुझे उस औरत से परे एक तरफ ले गए थे और बोले कि उन्होंने सुना था कि मैं वो स्टोर बेचना चाहती थी। मैंने कहा उन्होंने ठीक सुना था। वो बोले उनका एक क्लाइंट वो स्टोर खरीदना चाहता था। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात थी। उन्होंने कीमत पूछी। मैंने 90,000 बता दी। कीमत सुनकर वो तिलमिलाए, लेकिन फिर से बोले कि वे अपने क्लाइंट को फ़ोन करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप आखिर ऐसा थोक का ग्राहक कोई सॉरी मैंने उन्हें कहा कि आप फ़ोन करो, तब तक मैं उस औरत को मटर के डिब्बे बेच दूं। आखिर ऐसा थोक का ग्राहक कोई रोज़ रोज़ तो आता नहीं था। लेकिन वो जिद करने लगे कि मैं उस ग्राहक को चलता करूं। मैंने बड़ी हैरानी जाहिर की और पूछा कि उस औरत को मटर के डिब्बे बेच देने में क्या हर्ज था। जवाब में वो बोले कि जब वो उसके सारे स्टोर का ही सौदा करवा रहे थे तो उस छोटी मोटी सेल की क्या जरूरत थी। फिर उन्होंने खुद ही उस औरत को कह दिया कि वहां का मटर का स्टॉक बिकाऊ नहीं था। पास ही बढ़िया बासमती चावल का एक बोरा पड़ा था, जिसमें से कई दिनों से मैंने 1 किलो चावल भी नहीं बेचे थे। वो औरत चावलों का सारा बोरा खरीदने को तैयार थी, लेकिन वकील साहब ने लगभग जबरदस्ती उसे स्टोर से बाहर निकालते हुए कह दिया कि स्टोर बंद हो रहा था और फिलहाल वहां की कोई चीज बिकाऊ नहीं थी। फिर? मनोहर ने मन ही मन स्थिति का आनंद लेते हुए प्रत्यक्षता बड़ी संजीदगी से पूछा। फिर उन्होंने कहीं फोन किया। कुछ क्षण फोन पर बातें करते रहने के बाद वो बोले कि उनके क्लाइंट को स्टोर के 90,000 रुपए की कीमत स्वीकार थी। उन्होंने कहा कि वो अपने क्लाइंट की तरफ से उसी वक्त मुझे अपना चेक दे सकते थे। मैंने चेक लेने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि वे अपने क्लाइंट से नकद 90,000 रुपए लेकर आए, लेकिन वो तो वहां से टलना चाहते ही नहीं थे। फिर वो बोले कि मैं स्टोर को ताला लगा कर उनके साथ चलूं ताकि वो मुझे नकद रकम दिलवा सकें। काफी हील हुज्जत के बाद मैं साथ चलने के लिए मान गई। स्टोर को ताला लगाकर मैं उनके साथ हो ली। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में ले जाकर बिक्री के कुछ कागजात साइन कराए और मुझे नगद 90,000 रुपये अदा कर दिए। मैंने उन्हें वहीं स्टोर की चाबी सौंप दी। तुम्हें उनके उस क्लाइंट के दर्शन हुए जिसने स्टोर खरीदा था? नहीं। वो बोले उनका क्लाइंट बहुत बिजी आदमी था, उस वक्त वहां नहीं आ सकता था, लेकिन उन्हें अपने क्लाइंट की तरफ से वैसी कोई सौदेबाजी करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। आई सी। आपने तो कमाल कर दिखाया कर्नल साहब। मेरा जो स्टोर 70,000 रुपए की जायज कीमत पर नहीं बिक रहा था, 90,000 की नाजायज कीमत पर आनन फानन बिक गया। वक्त वक्त की बात है। पहले किसी को तुम्हारे स्टोर की जरूरत नहीं थी, अब किसी को उसकी एकाएक बड़ी सख्त जरूरत आ पड़ी थी। लेकिन आपको कैसे मालूम था कि किसी की ऐसी कोई जरूरत सामने आने वाली थी? मेरे पास क्रिस्टल बॉल है। मत बताइए, मुझे क्या, मेरा काम हो गया। मुझे आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिरने से। तुम्हारे केस के बारे में क्या बोले वकील साहब? कहने लगे कि केस की मैं कतई फिक्र न करूं और उनकी फीस को भी मैं स्टोर की बिक्री में ही शामिल समझूं। वेरी गुड। मैं तो आज ही ये शहर छोड़कर अपने मामा के पास धनबाद जा रही हूं। अभी तक तो मेरे पर कोई केस हुआ नहीं है। बाद में जब होगा तो केस करने वाले बड़े तलाश करते रहे मुझे सारे हिंदुस्तान में। ये सबसे अच्छा है। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। कम इन। मनोहर ऊंचे स्वर में बोला। दरवाजा खुला। शबनम ने भीतर कदम रखा। शबनम पर निगाह पड़ते ही गिरजा के नेत्र फैल गए। क्या हुआ? मनोहर जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला।
ये, गिरिजा बोली, ये तो वही औरत है जो वकील साहब की मौजूदगी में मेरे स्टोर में आई थी और सोना मटर का सारा स्टॉक खरीदना चाहती थी, और बासमती चावल का बोरा भी। आज इसकी शादी थी, सिर्फ मटर और चावल ना मिलने से शादी रुक गई बेचारी की। शबनम मुस्कुराई। गिरिजा कुछ क्षण नर्वस भाव से कभी शबनम को और कभी मनोहर को देखती रही। फिर एकाएक वो उठ खड़ी हुई और उतावले स्वर में बोली, मैं चलती हूं। मनोहर ने सहमति में सिर हिला दिया। उसने मनोहर का फिर से धन्यवाद किया और बड़ी विचित्र निगाहों से शबनम को देखती हुई वहां से चली गई। उसके पीछे दरवाजा बंद होते ही शबनम और मनोहर दोनों ने जोर का अट्टहास किया। शबनम ने मेज पर से गिरिजा की छोड़ी नोटों की गड्डी उठा ली और बोली, इस शहर में हमारी पहली कमाई। लेकिन आखिरी नहीं, मनोहर बोला। अभी यहां हम बहुत माल पीटने वाले हैं, देख लेना। आने वाले दिनों में इस शहर के कुछ लोगों पर हम अपनी ऐसी छाप छोड़ेंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे हमें। वेरी गुड। टेलीफोन की घंटी बजी। मनोहर ने फोन उठाया। कर्नल जे एन एस चौहान स्पीकिंग, वो बड़े दबंग स्वर में बोला। कर्नल साहब, दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं दीवान पुरुषोत्तम दास बोल रहा हूं। बोलिए दीवान साहब। कर्नल साहब, आपकी थ्योरी सुनने में बड़ी दमदार लगती थी कि जगतपाल ने हीरे और रिवॉल्वर मटर के डिब्बे में और रसद की बोरी में छुपाई होंगी, लेकिन असल में ये बात गलत निकली है। आप लड़की के प्रोविजन स्टोर पर गए थे? जी हाँ। अपने केस के मामले में मेरी ऐसी आपने केस के मामले में मेरी ऐसी उत्सुकता जगा दी थी कि मैं वहां जाए बिना नहीं रह सका था। लेकिन आप तो किसी और निहायत ही जरूरी काम से गए थे। उस काम से मैं जरा जल्दी निपट गया था, इसलिए बाद में मैं एजरा स्ट्रीट में पहुंच गया था। आई सी। कर्नल साहब, मैंने वहां वहां मैंने वो डिब्बा खास तौर से देखा था जो आपको डिब्बों के पिरामिड में काला चोर मालूम होता था। उसमें हीरे नहीं थे। उसमें हीरे हो ही नहीं सकते थे। बंद डिब्बे में हीरे आखिर कैसे घुसाए जा सकते थे? डिब्बा खुला हुआ नहीं था। ना, ना वो डिब्बा खुला हुआ था और ना ही उसके आसपास का कोई और डिब्बा खुला हुआ था। खुला डिब्बा कोई ग्राहक तो नहीं ले गया था? नहीं, पिरामिड की बनावट ही बता रही थी कि वहां से कोई डिब्बा नहीं हटाया गया था। मैंने इशारे से लड़की से इस बारे में पूछा भी था। उसने भी यही कहा था कि उस पिरामिड में से कोई डिब्बा नहीं बिका था। अच्छा। और बासमती चावल के बोरे में कोई रिवॉल्वर भी नहीं थी? मैंने तो बासमती चावल का नाम नहीं लिया था दीवान साहब। मनोहर एक धूर्त निगाह शबनम पर डालता हुआ टेलीफोन में बोला। मेरा मतलब है, पिरामिड के समीप पड़े आटे चावल के किसी बोरे में भी रिवॉल्वर नहीं थी। ओ, कहने का मतलब यह है कि अब आप अपनी थ्योरी का जिक्र किसी और से मत कीजिएगा, वरना आपका मजाक उड़ जाएगा। मैं हरगिज नहीं करूंगा। आपकी थ्योरी तो बैकफायर कर गई। मुझे अफसोस है। बहरहाल मेरे वहां जाने से एक बहुत बड़ा फायदा हो गया लड़की का। अच्छा, वो क्या? वो अपना स्टोर बेचना चाहती थी। मैंने हाथ के हाथ उसे ग्राहक भिड़वा दिया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। उसके केस के बारे में भी कोई बात हुई उससे दीवान साहब? अरे, केस में कुछ नहीं रखा। मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि जगतपाल 7 जन्म लड़की पर इज्जत हतक का दावा करने का हौसला नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। और सुनाइए, क्या हालचाल है? बस सब ठीक ठाक है। सोचा आपको खबर कर दूं कि आपकी थ्योरी में कोई दम नहीं था। अच्छा किया आपने, वरना मैं डींग हाँकने के लिए कई लोगों से, शायद पुलिस से भी इस थ्योरी का जिक्र करता। आपकी मेहरबानी से मेरा मजाक उड़ने से बच गया।
बस अब भूल जाइए अपनी थ्योरी को। भूल गए जनाब। फोन करने का शुक्रिया आपका। वकील हंसा। फिर संबंध विच्छेद हो गया। मनोहर ने भी रिसीवर रख दिया और होंठ सिकोड़ कर बोला, उल्लू का पट्टा। क्या कहता था? शबनम ने पूछा। मुझे पट्टी पढ़ा रहा था कि चावलों के बोरों में रिवॉल्वर तथा मटर के डिब्बे में हीरे होने का जिक्र मैं किसी से ना करूं। असल में साला जरूर दोनों चीजें वहां से बरामद कर चुका होगा। मनोहर ने बाकी का वार्तालाप भी शबनम को कह सुनाया। जगतपाल को लड़की पर इज्जत हतक का दावा करने से कैसे रोकेगा वो? बड़ी आसानी से। जगतपाल के रिवॉल्वर वो बरामद कर चुका है। उस पर जगतपाल की उंगलियों के निशान अभी भी होंगे। वो जगतपाल को बड़ी सहूलियत से ये कहकर धमका सकता है कि अगर उसने लड़की पर केस दायर करने की कोशिश की तो वो उस रिवॉल्वर को पुलिस तक पहुंचा देगा। जगतपाल ने पुलिस को बयान दिया था कि उसने अपनी जिंदगी में अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़कर भी नहीं देखी थी। फिर एक रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियों के निशान बरामद हो जाना उसे ऐसा फंसवा सकता है कि सजा पाए बिना उसकी खलासी नहीं हो सकती। यानी कि लड़की सेफ है? ना सिर्फ सेफ है बल्कि आज की तारीख में बहुत फायदे में है। उसका जो स्टोर 70,000 में नहीं बिक पा रहा था उसके उसे 80,000 हासिल हो चुके हैं और उसी के सदके 10,000 हम भी कमा चुके हैं। यानी कि वकील के क्लाइंट को 90,000 की थूक लग गई। अरे क्लाइंट कैसा, वो स्टोर उस हरामजादे ने खुद खरीदा है। यानी कि हीरो की शनील की पोटली अब वकील के पास होगी। हाँ, और वो क्या करेगा? वो पोटली में से एक हीरा निकालेगा और उसे किसी जौहरी से जचवाएगा। पोटली के ऊपर ऊपर से वो 10-15 पोटली के ऊपर ऊपर के 10-15 हीरे असली हैं, इसलिए उसे यही रिपोर्ट मिलेगी कि माल खरा था। फिर वो कुछ अरसा कथित खरे माल को दबा कर बैठा रहेगा और फिर मामला ठंडा हो जाने के बाद उसे किसी दूसरे शहर में ले जाकर बेचने की कोशिश करेगा तो उसे मालूम होगा कि पोटली में केवल 10-15 हीरे हैं जो असली हैं, बाकी सब कांच के टुकड़े हैं। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक हम कब के इस शहर से कूच कर चुके होंगे। एग्जैक्टली। बाद में वो सिर पीट पीट कर मर जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं सूझेगा कि घपला हुआ तो हुआ कैसे। हम हीरों का क्या करेंगे? उन्हें हम इसी शहर में ठिकाने लगाएंगे। वो चोरी का माल है, हमारे पास उसका ज्यादा देर रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यहां हीरों को कहां ठिकाने लगाओगे? वहीं जहां उनका ठिकाना है, यानी कि उल्टे बांस बरेली को। पोपी, शबनम प्रशंसात्मक स्वर में बोली, तुम भी बड़ी कुत्ती चीज हो। थैंक यू। आगे का क्या प्रोग्राम है? वही जो बनाकर आए थे, वही जिस पर इतनी रिसर्च हम कर भी चुके हैं। ये काम तो खामखा बन गया था। असली माल तो अभी हमने कमाना है। मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि मेरा बकरा आज रात डिनर पर मुझे मेरे होटल में मिल रहा है। तुम अपने हिसाब से पहुंच जाना वहां। मैं जरूर पहुंचूंगा। मैं जाती हूं, वो उठती हुई बोली। मनोहर ने सहमति में सिर हिला दिया। अगला दृश्य। होटल का डाइनिंग हॉल आधा खाली पड़ा था। विकास दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसकी निगाह पैनी होती हुई सारे हॉल में फिर गई। होना चाहिए था उसकी निगाह पैन होती हुई सारे हॉल में फिर गई। दरवाजे से थोड़ा परे एक टेबल पर उसे शबनम दिखाई दी। वो लगभग 50 साल के, सूरत और रख रखाव से बहुत समृद्ध लगने वाले एक आदमी के साथ बैठी हुई थी और बहुत घुट घुट कर उससे बातें कर रही थी। अच्छा ही हुआ जो उसने पैसेंजर ट्रेन से समझौता करने की कोशिश नहीं की थी। वहां तो पैसेंजर ट्रेन भी बुक दिखाई दे रही थी। उसने देखा शबनम की टेबल के ऐन पीछे की टेबल खाली थी। वो चुपचाप उस टेबल पर इस प्रकार जा बैठा कि शबनम की पीठ की तरफ उसका मुंह हो गया। शबनम का उसकी तरफ कतई ध्यान नहीं था।
वेटर आया तो उसने उसे ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वो कान खड़े करके शबनम और उसके बकरे में हो रहा वार्तालाप सुनने की कोशिश करने लगा। वेटर उसे ड्रिंक सर्व कर गया। इतनी उसे गारंटी थी कि वो मोटा आदमी बकरा था जिसे शबनम और मनोहर विवाह करने के लिए तैयार कर रहे थे। विकास को इस बात में कोई शर्म या झिझक नहीं महसूस हो रही थी कि वो उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसकी कोई चाल जानने के लिए वैसी ही कोई कोशिश शबनम और मनोहर भी कर सकते थे। वो उसका टेलीफोन टेप कर सकते थे, उसकी डाक हथियाकर उसे खोल सकते थे, उसकी गैर हाजिरी में उसके होटल के कमरे में घुस सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। वो ठगी का धंधा था और उसमें जायज और नाजायज की तमीज करने का रिवाज नहीं था। दूसरे का खेल न बिगड़े, ये कोशिश जरूर की जाती थी, लेकिन दूसरे के खेल की खबर भी ना ली जाए, ये मूर्खता मानी जाती थी। क्योंकि ये भी तो हो सकता था कि दूसरे के फेल हो जाने की सूरत में आप उसी बकरे को हलाल करने में कामयाब हो जाएं। कहने का तात्पर्य यह था कि पेशे की ईमानदारी उस धंधे की कोई विशेषता नहीं थी। ठग भी ठगा जा सकता था। विकास वास्तव में ना उनका खेल बिगाड़ना चाहता था और ना ही उन्हें ठगना चाहता था। वो अकेले काम करने का आदी था। उस वार्तालाप को वो केवल इसलिए सुनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं माना जाता था, और वो बोर हो रहा था। शबनम कह रही थी, काटजू साहब, आज की दुनिया में जिस औरत को बिजनेस की समझ ना हो, उसके लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। जब मेरा पति जिंदा था तब इन्वेस्टमेंट के सारे बखेड़े वही हैंडल करता था, इसलिए मैंने शेयर मार्केट को समझने की कभी कोशिश नहीं की थी। वो एक खनकती हुई हंसी हंसी। अगर कर्नल साहब मेरे रहनुमा ना होते तो अब तक मैं किसी बेईमान दलाल के हत्थे चढ़ चुकी होती और अपनी सारी नहीं तो लगभग सारी पूंजी तो जरूर, आधी पूंजी तो जरूर लुटा चुकी होती। काटजू के नाम से पुकारे जाने वाले मोटे आदमी ने बड़ी संजीदगी से सहमति में गर्दन हिलाई और बोला, पूंजी लगाने का सबसे सुरक्षित रास्ता तो सरकारी शेयर ही है। सरकारी शेयर? यूनिट? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट? ओ वो, यूनिट भी है मेरे पास, लेकिन उनकी रकम से शेयर बाजार में जुआ खेलने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। उस रकम को तो कर्नल साहब मुझे हाथ भी नहीं लगाने देंगे। वो सिक्केबंद इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन उस पर ब्याज बहुत कम मिलता है ना, सिर्फ 9%। अब 10% हो गया है। 10 ही सही, 10 कौन सा ज्यादा है। मेरे पास 50,000 रुपए हैं जो मुझे अपने पति की रामपुर वाली जमीन बेचने से हासिल हुए हैं। मैंने कर्नल साहब को कहा है कि उस रकम के भी यूनिट खरीदने की जगह मैं उसे शेयर मार्केट में लगाना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ कमाई भी कर सकूं। लेकिन उसमें रिस्क भी तो है। आमतौर पर होता है, लेकिन जब कर्नल साहब की सरपरस्ती हासिल हो तो वो नहीं होता। शेयर मार्केट का उनसे बेहतर दुनिया में शेयर मार्केट को उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं समझता। इतनी उम्र हो गई है उनकी, आज तक उनकी शेयर मार्केट से ताल्लुक रखती कोई टिप गलत साबित नहीं हुई है। मैं तो शेयर मार्केट को कतई नहीं समझता। वैसे मैंने जनरल मोटर्स और टाटा स्टील के कुछ शेयर खरीदे तो हुए हैं, लेकिन धंधे की वाकफियत न होने की वजह से इस सिलसिले में ज्यादा रकम लगाने का मेरा हौसला नहीं होता। मेरा तो सारा पैसा मेरे बिजली के पंखे बनाने के धंधे में ही लगा हुआ है। वो तो बहुत कमाई का धंधा होगा। बहुत कमाई का धंधा ये कभी था, अब नहीं है। एक तो यहाँ सीजनल काम है, ऊपर से कंपटीशन बहुत हो गया है। ओह, इसलिए मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं शेयर मार्केट ट्राई करके देखूं। तो करते क्यों नहीं? किसी धंधे को जानने वाले आदमी की राय लीजिए और कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मैं तो किसी धंधे को जानने वाले आदमी को जानता नहीं। वो एक क्षण ठिठका और बोला, ये आपके कर्नल साहब कैसे आदमी हैं ये? बहुत राजा आदमी है। मेरे पति के दोस्त थे और मुझे अपनी औलाद की तरह मानते हैं।
गढ़वाल रेजिमेंट में कर्नल थे, हाल ही में रिटायर हुए हैं। स्टॉक ब्रोकर का धंधा पेशे के तौर पर अख्तियार कर लें तो लाखों कमाएं, लेकिन कहते हैं कि इस धंधे के अपने ज्ञान को वो बेचना नहीं चाहते। पैसे की उनकी पैसे की उनकी कोई कमी नहीं, ऊपर से पेंशन भी आती है। अपने लिए शेयरों की खरीद फरोख्त करते ही रहते हैं, इसलिए जिंदगी बहुत मजे में चल रही है। उनके यार दोस्त उनकी राय पर अमल करके शेयर मार्केट से भरपूर फायदा मुफ्त में उठा रहे हैं। शेयर मार्केट का बच्चा बच्चा इस हकीकत से वाकिफ है कि इस धंधे का कर्नल साहब जैसा स्पेशलिस्ट कोई नहीं। आपने भी कर्नल JNS चौहान का नाम सुना जरूर होगा। JNS चौहान? वो सोचता हुआ बोला। जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह चौहान? शायद सुना हो, लेकिन इस वक्त ध्यान नहीं पड़ रहा। जरूर सुना होगा। यह हो ही नहीं सकता कि शेयर मार्केट के इतने बड़े ज्ञाता का नाम आपने ना सुना हो। ये कर्नल साहब आजकल हैं कहाँ? यही हैं। मुझे मिलवाइए उनसे। क्यों? आपको भी शेयर मार्केट की कोई टिप चाहिए? नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं तो वैसे ही उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे गुणी आदमी से तो मिलना ही चाहिए और उसके गुणों का फायदा उठाना चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन हो तो क्या हर्ज है? मुमकिन क्यों नहीं होगा? बस दिक्कत जरा कर्नल साहब को टिप देने के लिए पटाने में आती है। क्यों? वो अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन जब आप मुझे उनसे मिलवाएंगी तो मैं अजनबी कहाँ रह जाऊंगा? ये भी ठीक है। तभी वेटर उनके लिए कॉफी ले आया। विकास ने उनकी तरफ से ध्यान हटा लिया और वेटर को बुलाकर डिनर का ऑर्डर देने लगा। जो जाल शबनम फैला रही थी उसे विकास खूब समझता था। शबनम अपने आप को कोई रईस विधवा और मनोहर लाल को कोई शेयर मार्केट का स्पेशलिस्ट बता रही थी। मनोहर लाल की गुणवत्ता का पर्याप्त बखान हो चुकने के बाद वहां एंट्री होती। वो शबनम को शेयर मार्केट की कोई सिक्केबंद टिप देता जिसमें काटजू भी रस लिए बिना न रह पाता। फिर शबनम के इसरार पर काटजू द्वारा बात को गुप्त रखने का वादा हो चुकने के बाद और भी कई तरह की हील हुज्जत के बाद वो उसे भी उस टिप में शामिल करने को तैयार हो जाता। ड्रामा इतना शानदार होता कि काटजू इस बात को अपना सौभाग्य मानता कि उन लोगों ने उसे अपना राजदार बनाना स्वीकार कर लिया था। जब तक विकास को डिनर सर्व हुआ तब तक शबनम और उसका बकरा कॉफी समाप्त कर चुके थे। फिर ऐन उस वक्त जब बकरा शबनम से विदा लेने का उपक्रम कर रहा था, मनोहर लाल ने हॉल में कदम रखा। मनोहर उस वक्त भी फुल कर्नल की यूनिफॉर्म में था और यूं तन कर चल रहा था जैसे परेड ग्राउंड में मार्चिंग कर रहा हो। ये क्या मजाक बना रखा है कर्नल का? रिटायर आदमी वर्दी पहन कर घूमेगा। खैर, विकास जानता था कि ठग होने के साथ साथ वो कितना बड़ा अभिनेता भी था। तभी तो वो फौज का मुंह भी ना देखा होने के बावजूद 100% फौजी बनकर दिखा सकता था। मनोहर लाल जब उसकी मेज के समीप से गुजर रहा था तो विकास ने सिर उठाया। हालांकि निगाह शबनम और काटजू पर ही टिकी हुई थी, लेकिन विकास के सिर की हरकत की वजह से उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसकी विकास से निगाह मिली। हैरानी से उसका निचला जबड़ा लटक गया और आंखें गोल हो गई। विकास ने अपने चेहरे पर पहचान के कोई भाव न आने दिए। उसने अपना सिर झुका लिया और बड़े निर्विकार भाव से भोजन करता रहा। मनोहर अपनी शौक की हालत से उभरा और फिर आगे बढ़ गया। वो शबनम की टेबल के पास पहुंचकर ठिठका। उसके होंठों पर एक मीठी मुस्कुराहट आई और वो बोला, हेलो माय डियर। फिर उसने एक प्रश्न सूचक निगाह काटजू पर डाली। कर्नल चौहान मिस्टर काटजू? शबनम ने दोनों का परिचय करवाया। एट ईज सर। काटजू ने उठने का उपक्रम किया तो मनोहर ने हाथ हिलाकर उसे बैठे रहने का संकेत करते हुए बोला, मैं खुद किसी के लिए उठकर खड़ा नहीं होता। मेरा मतलब है सिवाय महिलाओं के और तिरंगे झंडे के मैं और किसी के लिए उठकर खड़ा होना जरूरी नहीं समझता। रोज इतने लोगों से मुलाकात होती है जनाब,
यूं तकल्लुफ में पड़ने से तो आदमी ऊपर नीचे फुदकता ही रहेगा। काटजू मुस्कुराया और वापस अपनी सीट पर जम गया। उसके चेहरे के भाव इस बात की साफ चुगली कर रहे थे कि वह मनोहर से बहुत प्रभावित हुआ था। उस उस्ताद ठग का व्यक्तित्व ही ऐसा था। उसका रोब लोगों पर गालिब होना लाजमी होता था। जब तक वो अपना ठगी का जाल समेटकर गायब नहीं हो जाता था, तब तक हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन उसके गायब होते ही हर कोई उसकी तत्काल मृत्यु की कामना करने लगता था। बैठिए कर्नल साहब, काटजू बोला, और कॉफी मंगाते हैं। मनोहर ने एक ऐसी गुप्त निगाह विकास की टेबल की तरफ डाली जिसे काटजू तो ना भांप सका, लेकिन शबनम फौरन भांप गई। उसने अपने पीछे निगाह डाली। विकास पर निगाह पड़ते ही हैरानी से उसके नेत्र फैल गए। चलिए लाउंज में चलकर बैठते हैं, मनोहर बोला। कॉफी के साथ साथ एक एक ब्रांडी भी हो जाए। ठीक है, शबनम बोली और फौरन उठ खड़ी हुई। काटजू के इशारे पर वेटर बिल ले आया। काटजू को बिल अदा करता छोड़कर वो मनोहर के साथ आगे बढ़ी। विकास के पास से गुजरते समय उसने नाक चढ़ाकर उसकी तरफ देखा और फिर बिना ठिठके आगे बढ़ गई। काटजू भी उन दोनों के पीछे लपका। विकास निर्विकार भाव से सिर झुकाए भोजन करता रहा। भोजन के बाद जब वो वहां से निकल रहा था तो उसने लाउंज में एक निगाह डाली। वहां एक तन्हा कोने में शबनम, मनोहर और काटजू बैठे थे। मनोहर कुछ कह रहा था और उनका ताजा बकरा, पंखों का व्यापारी, स्टॉक एक्सचेंज में माल कमाने का तलबगार काटजू बड़ी तन्मयता से उसके मुंह से निकला एक एक शब्द सुन रहा था। अगला दृश्य। उसी रात 11:30 बजे के करीब जब विकास अपने कमरे में बैठा एक उपन्यास पढ़ रहा था तो दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक पड़ी। उसने एक असमंजसतापूर्ण निगाह दरवाजे पर डाली। फिर उसने उपन्यास एक और रख दिया और पलंग से उतर आया। उस वक्त वो एक पजामा कुर्ता पहने था। नंगे पांव दरवाजा नंगे पांव वो दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। सामने शबनम खड़ी थी। उसे वहां आया देखकर विकास को कोई खास हैरानी नहीं हुई। हेलो पीपिंग टॉम, वो बोली। हेलो, विकास जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। शबनम ने पंजों पर उचक कर एक एक बार भीतर कमरे में झांका और फिर बोली, अकेले हो? हाँ, वो बोला और दरवाजे से एक और हट गया। वो भीतर दाखिल हुई। विकास ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। शबनम कमरे के बीचों बीच जा खड़ी हुई थी और कमर पर हाथ रखे हुए चारों तरफ निगाह दौड़ा रही थी। क्या खिदमत करूं मैं अपने हसीन मेहमान की? ड्रिंक्स मंगवाऊं? नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन एक सिगरेट चलेगा? विकास ने मेज पर पड़ा अपना सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाया और उसे एक सिगरेट पेश किया। शबनम ने सिगरेट होठों से लगा लिया तो उसने लाइटर जलाकर उसे सुलगा दिया। शबनम ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और फिर बड़े तजुर्बेकार ढंग से नाक से धुएं की दोनाली सी छोड़ी। फिर उसके नेत्र सिकुड़ गए और वो बड़े गौर से विकास का मुआयना करने लगी। जवाब में विकास ने भी वैसी ही तीखी और बेबाक निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो एक टखनों तक लंबा गाउन पहने थी जिसमें से उसकी बाहें, कंधे और उरोजों का 3/4 भाग उभर कर बाहर दिखाई दे रहा था। बैठ जाओ, वो बोला। नहीं, वो बोली, मैं जा रही हूं। मैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आई थी। अच्छा, मैं तुम्हें एक टिप देने आई थी। टिप? हाँ। कैसी टिप? इस शहर में कोई कलाबाजी मत खा जाना विकी। मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें आगाह करने की खातिर कह रही हूं। बाहर से आए लोगों के साथ यहाँ की पुलिस बड़ा अजीब रवैया अख्तियार करती है। बाहर से आया कोई आदमी यहाँ फंस जाए तो यहाँ उसे ज्यादा से ज्यादा लंबा नापने की कोशिश की जाती है। इस शहर में गुंडे बदमाशों की बहुत चलती है और ग्राफ्ट और करप्शन का बोलबाला है। यहाँ बख्तावर सिंह नाम का एक दादा की बहुत चलती है।
वो तो नहीं कहता कि वो दादा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो दादा है और यहाँ के तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों, विधायकों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को अपनी जेब में रखे होने का दावा करता है। स्थानीय बदमाशों को बख्तावर सिंह का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस की उन पर बहुत कम पेश चलती है। इस बात की कसर वो बाहर से आए आदमी को लंबा फंसाकर पूरी करते हैं, ताकि पब्लिक को उनकी आक्रामण्यता की तरफ उंगली उठाने का मौका न मिले। यहाँ हर उस आदमी की शामत है जिसे स्थानीय दादा लोगों का संरक्षण नहीं हासिल, या जो दादा लोगों का कोई खिलाफत करने की वजह से उनकी निगाहों से गिर चुका हो। मेरी बात को और अच्छी तरह समझना चाहते हो तो आज का अखबार पढ़ लेना। क्या है उसमें? उसमें जगतपाल नाम के एक आदमी की खबर है जिसने एक फैंस को लूटने की हिमाकत कर डाली थी। चोरी का माल ठिकाने लगाने वाले आदमी को हर शहर में जराइम पेशा लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है। उसके बिना दोनों का धंधा नहीं चलता, इसलिए फैंस पर कभी कोई हाथ नहीं डालता। लेकिन जगतपाल ने राजनारायण नामक एक स्थानीय फैंस पर हाथ डालने की गलती की। किसी वजह से जगतपाल गिरफ्तार हो गया, लेकिन माल उसके पास से बरामद ना हो सका। पुलिस उसके खिलाफ कोई मजबूत केस बनाने में नाकामयाब रही थी, इसलिए आज शाम को वह जमानत पर छोड़ दिया गया था। शाम 8 बजे की खबरों के मुताबिक जब वो पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से निकला तो एक कार उसके समीप आकर रुकी थी। एक चश्मदीद गवाह का कहना है कि कार की आगे पीछे की दोनों तरफ की नंबर प्लेटों पर यूं मिट्टी थुपी हुई थी कि नंबर नहीं पढ़ा जा सकता था, और कार के भीतर अंधेरा था। लेकिन गवाह ने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में इतना फिर भी देखा था कि कार की पिछली सीट पर जो आदमी बैठा था उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, और वो जगतपाल को कार में बैठने के लिए जबरन मजबूर कर रहा था। अब क्या कहने की जरूरत है कि और 2 दिनों बाद जगतपाल की लाश नदी में से बरामद होगी। ये सजा उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने एक फैंस पर हाथ डाला था। हाँ, लेकिन ये बात मुझ पर कैसे लागू होती है? मैंने तुम्हें एक मिसाल दी है। जगतपाल ने फैंस को लूटकर स्थानीय दादाओं के बनाए एक नियम की खिलाफत की और उसका ये अंजाम हुआ। तुम्हें स्थानीय दादाओं का संरक्षण हासिल नहीं, इसलिए फंस जाने पर तुम्हारा भी बुरा अंजाम हो सकता है। इसलिए तो कह रही हूं कि कहीं इस शहर में कलाबाजी न खा जाना। चेतावनी के लिए शुक्रिया, मैं सावधान रहूंगा। एक बात और, प्रकाश देव महाजन नाम के एक आदमी से भी जरा दूर दूर ही रहना। विकास को रिचमंड रोड पर स्थित कार बाजार की याद आई, जिसके बोर्ड पर उसने प्रोपराइटर की जगह प्रकाश देव महाजन का नाम लिखा देखा था। वो कौन है? प्रत्यक्षता उसने अनजान बनते हुए पूछा। वो यहाँ का एक कार डीलर है और तुम्हारा बकरा बनने वाला है। बनने वाला था, लेकिन हमने उस पर से हाथ खींच लिया। जो ही मालूम हुआ कि असल में वो क्या चीज है, हम उससे यूं अलग छिटके थे जैसे उसे छूत की बीमारी हो। मतलब वो कार डीलर होने के अलावा और भी कुछ है? यहाँ के व्यापारियों ने मिलकर एक अपराध निरोधक कमेटी बनाई है, जिसका कि प्रकाश देव महाजन चेयरमैन है। ये कमेटी हाल ही में स्थापित हुई है और वो नगर पर गुंडों के प्रभुत्व और पुलिस करप्शन के खिलाफ आवाजें उठा रही हैं। कोई कामयाबी हासिल हुई? फिलहाल नहीं। दरअसल यहाँ बख्तावर सिंह का बहुत मजबूत होल्ड है। व्यापारियों की उस अपराध निरोधक कमेटी की बख्तावर सिंह के आगे पेश नहीं चल रही, इसलिए फिलहाल वो छोटे मोटे अपराधियों के खिलाफ जिहाद बोलकर अपनी झेप मिटा रहे हैं। अगर तुम अपनी ठगी की किसी कोशिश में यहाँ पकड़े गए तो प्रकाश देव महाजन के हाथ एक मौका आ जाएगा अपनी कमेटी का जहुरा दिखाने का। वो जी जान से इस बात की कोशिश करेगा कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा हो, ताकि और छोटे मोटे अपराधी उसकी कमेटी का खौफ खा जाएं। अगर ये इतना ही खतरनाक शहर है तो तुमने और मनोहर ने इसे क्यों चुना? जहां बकरा मिलता हो वहां तो जाना ही पड़ता है। बकरा तो सारे हिंदुस्तान में मिलता है। शबनम खामोश रही। विकास हौले से हंसा। हंस क्यों रहे हो?
जाने मन, मुझे ये सारी बात बताने का बहाना करके यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तुम बिना बहाने के भी यहाँ आ सकती थी। क्या मतलब? अब के खाका खींच कर समझाऊं? हाँ डार्लिंग, ये सारी बातें गैर जरूरी हैं। ये बातें सुबह भी हो सकती थी। जरूरी बात सिर्फ यह थी कि इतनी रात के तुम मेरे कमरे में आना चाहती थी। जो बातें तुमने मुझे सुनाई हैं, उनको तुमने यहाँ तक आने का महज जरिया बनाया है। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखें जलने लगी। उसने हाथ में थमे सिगरेट को नीचे फेंका और उसे यूं मसला जैसे वो सिगरेट को नहीं, विकास को अपने पैरों तले रौंद रही हो। फिर वो जमीन को रौंदती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। विकास बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। यू सन ऑफ अ बिच, वो गुर्राई। विकास बड़े धूर्ततापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। रास्ता छोड़ो, वो बिफर कर बोली। गुस्से में तो तुम एकदम लाल मिर्च हो जाती हो शब्बो रानी। शबनम एकदम उसके सामने आ खड़ी हुई और एक एक शब्द चबाती हुई बोली, मैंने कहा है मेरा रास्ता छोड़ो। उत्तर देने या रास्ता छोड़ने के स्थान पर विकास ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे उसके कंधों से थाम लिया और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचकर उसे छाती से लगा लिया। अब वो मुस्कुरा रही रहा था। शबनम ने एतराज नहीं किया, लेकिन उसके जिस्म में कोई आमंत्रणपूर्ण हरकत भी ना हुई। विकास कुछ क्षण उसे अपने साथ लगाए रहा, फिर वो बड़े मीठे स्वर में बोला, जानती हो क्या, तुम्हारे आने की मुझे बहुत खुशी हुई है। वो खामोश रही। विकास का एक हाथ उसके कंधे से हटा और उसकी गर्दन के पीछे जाकर उसके बालों में लिपट गया।